अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आपको क्वेश्चन है आपको लास्ट लेक्चर के हवाले से? जी स्टूडेंट्स, अच्छा आज हम शुरू करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, अकाउंटिंग इक्वेशन। अब ये समझ लीजिएगा, ये फर्स्ट एग्जामिनेशन टॉपिक है। अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है और इसके लिए, इसको बनाने के लिए हमें किन स्टेप को फॉलो करना है वो आपको यहाँ पे मैं बताऊंगा। आपने इसको लर्न करना है। देखिए, अकाउंटिंग इक्वेशन इज बेसिकली एसेट्स इज इक्वल टू liabilities plus owner's equity। और अगर देखा जाए तो ये जो अकाउंटिंग इक्वेशन मैंने आपके सामने लिखी है, दिस इज बेस्ड ऑन ड्युअलिटी कॉन्सेप्ट। अब मैं इसको प्रूव करता हूँ कि ये इक्वेशन बनी कैसे है। ठीक है जी, अब हम आते हैं ड्युअलिटी कॉन्सेप्ट में। ड्युअलिटी कॉन्सेप्ट में हमने डिस्कस किया था, इन वन बिजनेस ट्रांजैक्शन डेबिट मस्ट हैव अ क्रेडिट, देयर कैन बी अ मोर देन वन डेबिट और मोर देन वन क्रेडिट, बट आखिरी लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट थी जो मैं यहां लिखने लगा हूं, सम ऑफ डेबिट must be equal to sum of credit। अच्छा, हमने टोटल कितने एलिमेंट पढ़े थे? एलिमेंट्स ऑफ अकाउंट, देयर आर 5 एलिमेंट्स ऑफ अकाउंट: एसेट, लायबिलिटीज, ओनर्स इक्विटी, रेवेन्यू एंड एक्सपेंस। अब इसमें से हम देखेंगे कौन से डेबिट है और कौन से क्रेडिट जो नॉर्मली होते हैं। एसेट क्या होता है? डेबिट, या मैं एसेट लिख देता हूँ, एसेट डेबिट होता है। लायबिलिटी क्रेडिट, ऑनर्स इक्विटी क्रेडिट, या हमने रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में पढ़ा था। उसके बाद फोर्थ एलिमेंट हमने पढ़ा था रेवेन्यू, प्लस रेवेन्यू क्रेडिट होता है और एक्सपेंस डेबिट होता है। यानी अगर मैं इस तरह लिखूं अकाउंटिंग इक्वेशन तो ये बननी चाहिए, एसेट प्लस expense is equal to liabilities plus owner's equity plus revenue, because there are 5 elements। जबकि अकाउंटिंग इक्वेशन में देखें तो हमने 3 एलिमेंट लिखे हैं, उसी को प्रूव करने लगा हूं मैं। लेकिन ये बेसिकली एक्सपेंस है और ये रेवेन्यू। Why the expenses are incurred into business? Definitely in order to जनरेट रेवेन्यू। ये पहला पॉइंट जरा माइंड में रखना है। एक्सपेंस बिजनेस में इसलिए किया जाता है कि उससे रेवेन्यू जनरेट किया जाए। सेकेंडली, बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्रॉफिट। ठीक है, और प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है? रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। अगर रेवेन्यू में से एक्सपेंस को माइनस कर दिया जाए तो प्रॉफिट आ जाता है या लॉस आ जाता है। ठीक है, तो इसलिए याद रखिएगा कि रेवेन्यू और एक्सपेंस साइड बाय साइड, यानी ये एक दूसरे के लिए, जिसको कहते हैं लाजमी मलजूम, ये मस्ट है, ये दोनों एक दूसरे से लिंक करने हैं। तो मैं एक्सपेंस को इक्वल के दूसरी साइड पर ले जाता हूँ। यहाँ मेरे पास सिर्फ रह जाता है एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ऑनर्स इक्विटी प्लस रेवेन्यू, और मैंने ब्रैकेट लगा दी ताकि ये ज़हन में रहे कि रेवेन्यू और एक्सपेंस एक इंटर रिलेटेड है।
revenue cannot be generated without incurring of expenses. Expenses are incurred in order to generate revenue. ठीक है, इसलिए revenue minus expense. Okay, अब इसको further देखें. What is revenue minus expense? फर्स्ट करें रेवेन्यू मेरा 100 है, एक्सपेंस 80 है, तो 20 रुपीज मेरा क्या कहलाएगा? प्रॉफिट. ठीक है, और आंसर किसमें आ जाएगा? प्लस में. लेकिन अगर रेवेन्यू 100 है और एक्सपेंस 110 है, तो क्योंकि 110 जब मैं माइनस करूंगा 100 में से, तो 10 जो है वो ज्यादा माइनस हो जाएंगे, यानी नेगेटिव हो जाएगा, तो खुद माइनस में आ जाएगा. तो लिहाजा याद रखिएगा एसेट, इसको आगे मैं फर्दर ये लिख सकता हूँ, प्लस लाइबिलिटीज प्लस ऑनर्स इक्विटी प्लस और माइनस प्रॉफिट लॉस, यानी ये प्लस प्रॉफिट के लिए और माइनस लॉस के लिए. ये हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन की सिचुएशन आ गई इस प्रकार का. अच्छा, बिजनेस में अब प्रॉफिट और लॉस जो बिजनेस अर्न कर रहा है वो किसके लिए है? ठीक है, ऑनर के लिए. देखिए, हमने ऑनर्स इक्विटी में 3 हेड पढ़े थे, अगर याद हो, कैपिटल, ड्राइंग्स और रिटेन्ड प्रॉफिट. तो ये जो प्रॉफिट आ रहा है, प्रॉफिट और लॉस, इज अ पार्ट ऑफ ऑनर्स इक्विटी. इसलिए बजाय हम के इसको अलहदा शो करें, हम क्या करते हैं, एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस ऑनर्स इक्विटी. यानी ये जो प्रॉफिट और लॉस है दैट इज मर्ज्ड इन, ये मर्ज हो जाता है एसेट्स में, ऑनर्स इक्विटी में. सर, ये ऑनर्स इक्विटी में मर्ज हो जाता है, क्योंकि ऑनर्स इक्विटी में तीसरा हिस्सा होता है रिटेन्ड अर्निंग. वो ये प्रॉफिट है जो बिजनेस रिटेन कर रहा है. ठीक है, अल्टीमेटली मेरी अकाउंटिंग इक्वेशन वही बनी जो मैंने पहले लिखी थी, एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस ऑनर्स इक्विटी. दूसरा ये ज़हन में रखिएगा कि अकाउंटिंग इक्वेशन हर बिजनेस में यूज नहीं की जाती. ये ऐसे बिजनेस में हम यूज करते हैं जहां ट्रांजैक्शन बहुत कम हो और हेड ऑफ अकाउंट्स जो है वो भी बहुत कम हो. यानी कुछ हेड ऑफ अकाउंट पे कर रहे हैं, यानी यू कैन से वेरी स्मॉल टाइप ऑफ बिजनेस जो है, वहां पर हम अकाउंटिंग इक्वेशन को यूज करते हैं. लेकिन अकाउंटिंग इक्वेशन का एडवांटेज ये है कि थ्रू अकाउंटिंग इक्वेशन आप प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट कर लेते हो बिजनेस के. ठीक है, ऐसा देखिए, अगर एक पर्सन सिर्फ बुक्स खरीद रहा है छोटे पैमाने पर और सेल कर रहा है, ठीक है, तो नेचुरली वो उसके लिए इतने ज्यादा हेड नहीं होंगे और वो अकाउंटिंग इक्वेशन को यूज करके अपना प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट कर सकता है. ठीक है, तो यहाँ पर अब बस एक चीज का ख्याल रखना है कि रेवेन्यू और एक्सपेंस जो है वो आपने मर्ज करने हैं ऑनर्स इक्विटी. अब जब भी बिजनेस ट्रांजैक्शन आएगी तो अकाउंटिंग इक्वेशन में हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्या स्टेप होंगे? पहला स्टेप, हमने वही स्टेप करने हैं, आपने आइडेंटिफाई करना है एलिमेंट हेड ऑफ अकाउंट्स. हेड ऑफ अकाउंट्स आइडेंटिफाई करने हैं. बिल्कुल वही स्टेप है जो मैं लिख चुका हूँ, 4 स्टेप. पहला पढ़ा था आइडेंटिफाई अकाउंट हेड्स, हेड्स ऑफ अकाउंट्स, हेड ऑफ अकाउंट्स. नंबर 2 हमने पढ़ा था स्टेट एलिमेंट ऑफ अकाउंट. एलिमेंट ऑफ अकाउंट for each account head, for each account head. जितने भी अकाउंट हेड आपने नंबर 1 पे आइडेंटिफाई किए हैं, हर एक के साथ उसका एलिमेंट आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि ये एसेट है, लाइबिलिटीज है, ऑनर्स इक्विटी है, रेवेन्यू है या एक्सपेंस है. और तब नंबर 3 पढ़ा था स्टेट मूवमेंट. और मूवमेंट हम पढ़ चुके हैं ऑफ अकाउंट हेड्स. या ये इंक्रीज होगी या फिर ये डिक्रीज होगी, दोनों में से कोई एक चीज होगी. इधर इट माइट बी इंक्रीज और इट माइट बी डिक्रीज. ठीक है, ये 3 स्टेप है आपके अकाउंटिंग इक्वेशन में. जो 4th स्टेप है फॉलो द रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट, वो यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि इससे पहले ही आप इसकी मदद से प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं. ठीक है, तो अब जरा हम अकाउंटिंग इक्वेशन बनाई कैसे जाती है, उसका फॉर्मेट क्या होता है,
वो मैं उसकी तरफ आऊंगा, लेकिन ये बोर्ड पे हम उसको जरा करना थोड़ा मुश्किल होगा, इसलिए मैं एक्सेल की फाइल पे उसको सॉल्व करूंगा। मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ एक्सेल की फाइल, वहां जरा आसानी से आपको अंडरस्टैंड हो जाए। एक्सेल की फाइल आ गई आपको, यहाँ मैं अकाउंटिंग इक्वेशन बनाऊंगा, अकाउंटिंग इक्वेशन, ठीक है। अब इसमें जब अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है, एग्जामिनेशन में देखें तो 5 to 6 कॉलम्स होते हैं आपके, इससे ज्यादा नहीं चाहिए होते मुझे एसेट्स के लिए। पहला तो छोटा सा हिस्सा मैं छोड़ दूंगा ट्रांजैक्शन नंबर के लिए, ट्रांजैक्शन नंबर उसके लिए ये 1 2 3 4 5 6 हम एसेट के लिए कर देते हैं, 2 3 4 5 6, ठीक है जी। ये हमने एसेट के लिए सिलेक्ट किए, तो यहाँ मैंने लिख दिया एसेट्स, ठीक है जी। और इज इक्वल टू, ये छोटा सा कर लेते हैं, या इक्वल का साइन आ जाएगा, इक्वल टू। अब यहाँ पर लाइबिलिटीज और ऑनर्स इक्विटी के 4 वैसे इनफ है, हम उसको छोड़ देते हैं, लाइबिलिटीज एंड ऑनर्स इक्विटी, ठीक है जी। अब आपने ये ध्यान में रखना है कि इससे नीचे ये जो हेड है, यहाँ पर हेड ऑफ अकाउंट यूज करना है, हेड ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। इसलिए यहाँ पर मैं हेड ऑफ अकाउंट्स के लिए ये जगह छोड़ देता हूँ। जरा फॉर्मेटिंग करूंगा तो आपको जरा नजर सही आएगा, इसलिए जरा मैं फॉर्मेटिंग इसकी करूंगा जी, ठीक है जी। ये अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट है आपके पास। अब इसको कैसे सॉल्व करना है उसकी तरफ आते हैं। यहाँ मैं बिजनेस ट्रांजैक्शन लिखता जाता हूँ, ये एग्जाम्पल बनती जाएगी, ठीक है। एग्जाम्पल, सबसे पहली ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन नंबर 1, मिस्टर ए started business with cash rupees 70,000 जी। अब इसमें अकाउंट हेड आइडेंटिफाई करना है, वही 4 स्टेप आपने फॉलो करने हैं। पहले अकाउंट हेड आइडेंटिफाई, 3 स्टेप, वहां 4 पढ़े थे, यहाँ आपने 3 स्टेप फॉलो करने हैं। तो ये एंट्री आप पढ़ चुके हो, इसमें 2 हेड आ रहे हैं, एक कैश और एक कैपिटल। ये मैं पहले शुरू में लिख के कर रहा हूँ, आगे आहिस्ता आहिस्ता इसको खत्म करता जाऊंगा, कैश और कैपिटल, ठीक है जी। अब ये जो कैश आ रहा है, ये बिजनेस का एलिमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, देखिए हमारे पास 3 एलिमेंट हैं इस वक्त, एसेट, लाइबिलिटीज, ऑनर्स इक्विटी, ठीक है। और रेवेन्यू एक्सपेंस भी है, उसको कैसे ट्रीट करेंगे वो बात का मसला। पहले कैश की तरफ आए, कैश इज अवर एसेट, कैपिटल इज ऑनर्स इक्विटी, बस इस, अभी मैं यहाँ पर रुकूंगा। ये 2 हेड आ गए, एसेट और ऑनर्स इक्विटी। तो इसका मतलब ये जो कैश है, ये मैं एसेट के नीचे लिखूंगा, यहाँ पर मैं लिख दूंगा कैश, ठीक है जी। ये बड़ी अहम चीज है जो मैंने लिखी है, जो सा हेड एलिमेंट ऑफ अकाउंट के सामने जो हेड है ना, वो प्रॉपर हेडिंग में ले आएंगे। अब देखिए उसके बाद है कैपिटल, कैपिटल लाइबिलिटीज प्लस ऑनर्स इक्विटी में फॉल करेगा, इसको हम सबसे एंड पे लिखते हैं कैपिटल, ठीक है। ये अब मेरा एक हेड आ गया कैश और एक आ गया कैपिटल, ओके। अब इसकी ट्रांजैक्शन हमने लिखनी है, ट्रांजैक्शन नंबर 1। जब मैं ट्रांजैक्शन नंबर 1 में आता हूँ, अब जस्ट मूवमेंट बतानी है मैंने, ये इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज। तो कैश बिजनेस में इंक्रीज हो रहा है और कैपिटल भी बिजनेस में इंक्रीज हो रहा है, यानी ये भी हमारा इंक्रीज हो रहा है और ये भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है।
इंक्रीज अगर होगा तो आप प्लस में लिखोगे और अगर डिक्रीज हो रहा है तो आप उसको माइनस में लिखोगे। तो ये 70,000 मैंने कैश में लिख दिया प्लस में, और 70,000 मैंने कैपिटल में लिख दिया प्लस। ठीक है, ये पहली ट्रांजैक्शन थी जो मैंने आपके सामने की, ये फर्स्ट ट्रांजैक्शन। ठीक है, और जरा प्रोमिनेंट करने के लिए इसको बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ यहां से। अच्छा, अब ट्रांजैक्शन नंबर 2, यहां पर मैं लिख रहा हूं ट्रांजैक्शन नंबर। अब ट्रांजैक्शन नंबर 2 की तरफ आते हैं। परचेस्ड गुड्स फॉर कैश रुपीज 15,000। जी जनाब, अकाउंट हेड्स आइडेंटिफाई करने हैं। अकाउंट हेड्स आइडेंटिफाई करने, बताइएगा कोई भी स्टूडेंट कौन से अकाउंट हेड आ रहे हैं इसमें? सर परचेज और गुड्स, परचेज परचेज और कैश। और कैश। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर याद रखिएगा, मैंने आपको शुरू में कहा था ना कि हमारा एक सिस्टम आएगा जहाँ इन्वेंट्री यूज करेंगे और कुछ सिस्टम आएगा हम परचेज यूज करेंगे। अब यहाँ से आपने माइंड में रखना है, अकाउंटिंग इक्वेशन जब भी आएगी तो आपने वर्ड परचेज यूज नहीं करना, क्योंकि यहाँ एसेट्स की बेस पे हम चल रहे होते हैं। यहाँ आपने वर्ड यूज करना है इन्वेंट्री, ठीक है, या स्टॉक। तो लिहाजा एक वर्ड आ गया मेरे पास इन्वेंट्री, और दूसरा आ गया कैश, बिल्कुल ठीक कहा है। अब इन्वेंट्री क्या है? एसेट। कैश एसेट, ये दोनों मेरे पास एसेट है। अब जरा इन्वेंट्री के पॉइंट से देखिए, इन्वेंट्री इंक्रीज हो रही है बिजनेस में या डिक्रीज? इंक्रीज हो रही है क्योंकि आप खरीद रहे हो, और कैश आपके पास डिक्रीज हो रहा है क्योंकि कैश आप पे करोगे। ठीक है, बस ये दो चीजें आप लानी है मैंने। अब देखिए, पहला काम ये करना होता है, यहाँ इसको हाईलाइट करूंगा, ये हेड आए हैं, ये दो हेड आए, इन्वेंट्री और कैश। अब इन्वेंट्री कौन सा है? एसेट। एसेट साइड पे देखें, इन्वेंट्री लिखा हुआ है नहीं, तो आप नया हेड बना दें, कैश एसेट। कैश ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है। यानी जब कोई नया हेड आएगा ना, ये कॉलम जो मैंने छोड़े हैं ये नए हेड के लिए, जैसे जैसे नया हेड आता जाएगा हम यहाँ पुट करते जाएंगे। लेकिन मैंने पहले भी कहा था एग्जामिनेशन में मैक्सिमम 6 हेड से ज्यादा एसेट नहीं हो, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा फिर आपके पास पेज नहीं होता, एग्जामिनर को भी पता होता है, उसके मुताबिक वो दे रहा होता है। अब इन्वेंट्री मेरी इंक्रीज हो रही है, इन्वेंट्री मेरी इंक्रीज हो रही है बाय हाउ मच अमाउंट? 15,000, तो ये मैं प्लस में लिखूंगा। लेकिन कैश मेरा डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो कैश के कॉलम में आके 15,000 में माइनस कर रहे हैं, ठीक है। जो डिक्रीज होगा वो माइनस में आएगा, जो इंक्रीज होगा वो प्लस में होगा। अब उसके बाद जैसे ही ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो, साथ साथ सम करना होता है इसका, पहली दफा 2 ट्रांजैक्शन को और उसके बाद हर अगली ट्रांजैक्शन। अब इसके साथ ही मैं लिख दूंगा बैलेंस। अब देखें, बैलेंस किया तो कैश 70,000 प्लस 15,000 माइनस 15,000, ये 55 हो गया इस वक्त। यानी इस वक्त मेरी बुक से शो कर रही है कि मेरे पास 55,000 का कैश है, इन्वेंट्री मेरे पास मौजूद है 15,000 की, और इसके अलावा कैपिटल मेरे पास है 70,000 का। और यहाँ पर हम इक्वल का साइन लगाते हैं। याद रखिएगा, हर ट्रांजैक्शन के बाद आप देखेंगे कि हमारा डेबिट जो है वो क्रेडिट के इक्वल होगा, यानी 55,000 प्लस 15,000, इसको प्लस करें 70,000 इज इक्वल टू 70,000। ठीक हो गया, 70,000 इज इक्वल टू 70,000। ये हर जगह इक्वल आएगा, आना भी चाहिए। अब थर्ड ट्रांजैक्शन लेते हैं। थर्ड, परचेस्ड merchandise on credit rupees 28,000। जी बच्चों, कोई अकाउंट हेड बताओ।
merchandise or cash? ये हमजा आवाज नहीं आई आपकी मुझे। और एक merchandise होगा और एक cash होगा। अच्छा चले, सर इन्वेंट्री और अकाउंट पेबल सर। इन्वेंट्री और अकाउंट्स पेबल, ठीक है, पेबल्स। ट्रेड पेबल्स, ठीक है। एक इसमें हेड आएगा इन्वेंट्री, परचेज की आपने मर्चेंटाइज, अभी मैंने बताया कि परचेज का वर्ड यहाँ यूज नहीं करेंगे, या वर्ड यूज करेंगे इन्वेंट्री का, या वर्ड यूज करेंगे स्टॉक का। अब इन्वेंट्री के बाद दूसरा, अब चूंकि क्रेडिट पे बाई किए तो ट्रेड पेबल या अकाउंट्स पेबल का आप हेड यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब इन्वेंट्री मेरा एसेट है, लेकिन अकाउंट्स पेबल मेरी लाइबिलिटी, ठीक है। अब एसेट बिजनेस में इंक्रीज हो रहा है क्योंकि गुड्स खरीद रहे हैं, और लाइबिलिटी भी मेरी इंक्रीज हो रही है। अब देखते हैं ये दो हेड थे, इन्वेंट्री और पेबल। इन्वेंट्री हमारा एसेट है और इन्वेंट्री ऑलरेडी हमने लिखा हुआ है, लेकिन लाइबिलिटी साइड पे एक नया हेड आ गया अकाउंट्स पेबल, तो वो यहाँ मैं ले गया हूँ अकाउंट्स पेबल, अकाउंट्स पेबल, ठीक है जी। अब तीसरी नंबर थर्ड ट्रांजैक्शन में देखें, इन्वेंट्री मेरी इंक्रीज हो रही है बाय 28,000, ये इन्वेंट्री इंक्रीज हुई 28,000 से, और दूसरी तरफ लाइबिलिटी मेरी इंक्रीज हुई 28,000 से, ये लाइबिलिटी मेरी इंक्रीज हो गई 28,000 से। जैसे ये ट्रांजैक्शन मुकम्मल हुई, अगेन आप टोटल करेंगे डेबिट और क्रेडिट साइड का, असल में जो एसेट साइड है वो डेबिट साइड है। अब इसको टोटल करते हैं तो कैश बैलेंस मेरा वही आएगा, इसमें कोई चेंज नहीं आ रही। इन्वेंट्री मेरी प्लस होकर 43,000 होगी, अकाउंट्स पेएबल 28,000 और कैपिटल 70,000। अब अगेन हम यहाँ पर अकाउंटिंग इक्वेशन के रूल के मुताबिक देखेंगे कि दैट मस्ट बी इक्वल, यानी 55 प्लस 43,000, अगर इसको प्लस कर रहे हैं तो 98,000 आ रहा है, और अगर लाइबिलिटी और इक्विटी साइड को टोटल करें तो ये भी 98,000 आता है, ठीक है। तो डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट। उसके बाद फोर्थ ट्रांजैक्शन, goods purchased, furniture for cash rupees 18,000। जी अकाउंट हेड्स, फर्नीचर और कैश। फर्नीचर और कैश, ठीक है। तो अब इसमें एक हेड आ रहा है फर्नीचर का, एक हेड आएगा फर्नीचर का, और एक हेड आएगा कैश। फर्नीचर मेरा एलिमेंट में कौन सा आएगा, एसेट, कैश, एसेट, दोनों एसेट है। फर्नीचर बिजनेस में इंक्रीज हो रहा है, लेकिन कैश बिजनेस में डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब ये दो हेड आए हैं, इन दोनों हेड में देखें किसका नाम जो है, ये दोनों एसेट्स हैं, नहीं आ रहा अभी अकाउंटिंग इक्वेशन में। देखें ये फर्नीचर और कैश है, कैश का तो आ रहा है लेकिन फर्नीचर नहीं आ रहा, तो हम यहाँ नया हेड ओपन कर देंगे फर्नीचर, ठीक है। और अब ट्रांजैक्शन नंबर 4 में मूव करूंगा, ट्रांजैक्शन नंबर 4। अब इस ट्रांजैक्शन के मुताबिक फर्नीचर मेरा इंक्रीज हो रहा है, तो फर्नीचर के कॉलम में आऊंगा और 18,000 में पुट कर देंगे, और फिर कैश डिक्रीज हो रहा है तो कैश में से 18,000 माइनस कर, ठीक है। इसका और कोई इफेक्ट नहीं आएगा, दोनों एसेट साइड पे थे। अगेन आप इसका टोटल कित करेंगे दोनों साइड का, एक्सेल में जरा टोटल आसानी से हो जाते हैं, कैलकुलेटर की जरूरत नहीं होती। अब इसको प्लस किया तो ये 37,000 आ गया, इससे आगे ये अभी भी 43,000 है, ये 18,000 है, दिस वन इज 28,000
एंड दैट इज 70,000। ठीक है, अभी भी देखें तो ये इक्वल होना चाहिए। इस साइड का टोटल 98 है और अगर इसको तीनों को टोटल देखें तो ये एक्चुअली नीचे नजर आ रहा है आपका सम ऑफ सिलेक्टेड सेल 98,000। ठीक है, तो एक्सेल में साथ साथ टोटल भी हमें आइडिया होता जाता है, कहीं मिस्टेक ना हो। अब इसे अगली ट्रांजैक्शन आपने ध्यान से देखनी है। नंबर 5, गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 12,000 were sold at rupees 16,000 for cash। जी बच्चों, अब अकाउंट हेड बताओ जरा। सर सेल्स और कैश। और कैश, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ याद रखिएगा इस सिस्टम के तहत मैंने आपको कहा था कि परचेज रिकॉर्ड नहीं होगा। ठीक हो गया, यहाँ पर इन्वेंट्री का ही वर्ड यूज करेंगे। इसका मतलब जब इन्वेंट्री आएगी तो हम इन्वेंट्री का वर्ड यूज करेंगे, जब इन्वेंट्री आउट होगी तो तब भी इन्वेंट्री का वर्ड यूज करेंगे। मैं सेल का वर्ड यूज यहाँ नहीं करूंगा। ठीक है, इस सिस्टम के तहत चूंकि मैंने आपको बताया था कि हर ट्रांजैक्शन के बाद मुझे प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, यानी इसका जो ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग इक्वेशन का स्मॉल बिजनेस है, डेली बेसिस पे मैं देख सकता हूँ कि मेरा कितना प्रॉफिट अर्न हुआ है। मैंने जब याद रखिएगा जितना मेरा कैपिटल बढ़ेगा उतना मेरा प्रॉफिट इंक्रीज होगा। तो लिहाजा यहाँ हेड जरा बड़े ध्यान से देखने हैं। सबसे पहला हेड देखिएगा, गुड्स कॉस्टिंग 12,000, गुड्स कॉस्टिंग 12,000 वर सोल्ड, आपने सेल की है। इस सिस्टम में मैंने बताया सेल नहीं लिखेंगे, पहला है लिखूंगा इन्वेंट्री, क्योंकि इन्वेंट्री में जब सेल कर रहा हूं तो इन्वेंट्री इज गोइंग आउट फ्रॉम द बिजनेस। दूसरा, आप कैश पे सेल कर रहे हो, दूसरा कैश। ठीक है, तीसरा हेड भी लाजमन आएगा इसमें, एंड दैट इज प्रॉफिट और लॉस। अगर आप देखें कि गुड्स जो हैं 12,000 की जो आपने खरीदी थी वो आपने 16,000 में सेल कर दी है, यानी जो वो गुड्स जो 16,000 में आपने सेल की है उसकी जो कॉस्ट थी वो 12,000 थी। ठीक है, तो लिहाजा यहाँ पर तीसरा हेड प्रॉफिट आएगा। अब यहाँ पर जो इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री, उसके लिए आप देखोगे इन्वेंट्री मौजूद है, यस इन्वेंट्री एसेट है और ये मौजूद है। साथ साथ इसकी ट्रांजैक्शन क्या, आहिस्ता आहिस्ता ये चीजें लिखना मैं छोड़ूंगा, फिर हेड आपसे डिस्कस करूंगा। ठीक है, पहला हेड आपने कहा इन्वेंट्री, ये इन्वेंट्री आ गई। ठीक है, इन्वेंट्री में इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज, और कितनी अमाउंट से डिक्रीज हो रही है। ठीक है, 4,000। 4,000। अच्छा, कोई स्टूडेंट है? जी, और कोई स्टूडेंट बताइएगा कि यहाँ इन्वेंट्री कितने से डिक्रीज हो रही है? 12,000। 12,000। 12,000 से। या इन्वेंट्री हमेशा कॉस्ट पे होती है और कॉस्ट 12,000 है उसकी, तो इन्वेंट्री लेस होगी 12,000 से। क्योंकि अब ये लेस क्यों हो रही है? बिकॉज हम सेल कर रहे हैं, इन्वेंट्री हमसे आउट हो रही है। दूसरा हेड मैंने लिखा कैश। कैश जब आप सेल करते हो तो कैश बिजनेस में आ रहा है। अब आप मुझे बताइएगा कि कैश कितना बिजनेस में आ रहा है? 16,000। 16,000। ठीक है, आपका जो बिजनेस में कैश आ रहा है वो 60,000। ये देख सकते हो गुड्स कॉस्टिंग 12,000 वर सोल्ड फॉर रुपीज 16,000, तो कैश में 16,000 प्लस कैश होगा। तीसरा हेड जो आ रहा है दैट इज प्रॉफिट। एक्चुअली प्रॉफिट विल बी क्लोज टू ऑनर्स इक्विटी। ये मैंने पहले भी बताया था, प्रॉफिट हो या लॉस हो, रेवेन्यू हो या एक्सपेंस हो, वो सारा ऑनर्स इक्विटी में क्लोज होगा। तो इसका एक ही हेड हम रखते हैं यहाँ पर कैपिटल, उसी में लेते हैं। एंड व्हाट इज द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट? वेरी सिंपल, 12,000 की गुड्स अगर आप 16,000 में बेच रहे हो तो इसमें 4,000 का हमारा प्रॉफिट आ रहा है, ये 4,000 मेरा प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने ये रिकॉर्ड किया,
अब इस ट्रांजैक्शन के बाद एक दफा फिर सम करेंगे हम। जी अब देखते हैं जी 37,000 और 16,000 को प्लस किया 53,000, अगला माइनस होगा 31, देन 18, 28,000 एंड 74,000। ठीक है जी, ये सारे। अब अगर टोटल देखें इस साइड का टोटल आप यहाँ से देख सकते हैं 102,000 आ रहा है, और एसेट साइड का टोटल भी 102 ही होना चाहिए, ये 102,000। ठीक है, अब इसके बाद नंबर 6 ट्रांजैक्शन में आता हूँ। नंबर 6, गुड्स वर्थ रुपीज 14,000 were sold on credit rupees 21,000। जी अकाउंट हेड से इन्वेंट्री, ठीक है इन्वेंट्री, जी जी, अकाउंट पेएबल, अकाउंट्स पेएबल और इन्वेंट्री, जी और सर प्रॉफिट आएगा। प्रॉफिट है। ठीक है, अच्छा और कोई स्टूडेंट जी, और कोई स्टूडेंट? इन्होंने 3 हेड बताए हैं, मैं बोल देता हूँ। इन्वेंट्री, अकाउंट्स पेएबल और तीसरा प्रॉफिट। आप कोई भी स्टूडेंट इनसे डिसएग्री कर सकता है और बताएं कि इसमें मिस्टेक क्या है। सर अकाउंट पेबल की जगह अकाउंट रिसीवेबल्स होगा सर। जी ठीक है, दैट्स गुड। यानी यहाँ पे अकाउंट्स पेएबल नहीं आएगा, अकाउंट्स रिसीवेबल आएगा, क्योंकि जब आप गुड्स सेल करते हैं तो आपने पैसे लेने होते हैं। ठीक है, सो दैट इज अकाउंट रिसीवेबल। अब 3 हेड है। इन्वेंट्री ऑलरेडी लिखा हुआ, ठीक है, ये देखें। दूसरा इन्वेंट्री के बाद सेकंड आपने बोला अकाउंट्स रिसीवेबल। अब अकाउंट रिसीवेबल एसेट है या लायबिलिटी? जी एनीवन, एसेट या लायबिलिटी? एसेट है सर। एसेट है एसेट, सर। ठीक है जी। तो मैं यहाँ पर अकाउंट्स रिसीवेबल लिख लेता हूँ एसेट साइड पे। ठीक है जी, और तीसरा हेड तो प्रॉफिट, वो तो कैपिटल में जाना है। ओके, पहला हेड मैंने यहाँ हेड नहीं लिखा, पहला हेड आपने इन्वेंट्री का है। अब आपने थिंकिंग प्रोसेस शुरू करना है और आप लिख के कम से कम करोगे, डायरेक्ट क्वेश्चन करोगे। इन्वेंट्री मेरी डिक्रीज हो रही है 14,000 वैल्यू से, ठीक है। गुड्स वर्थ रुपीज 14,000 वर सोल्ड ऑन क्रेडिट रुपीज 21,000। ये 14,000 से इन्वेंट्री मेरी डिक्रीज हो रही है। उसके बाद आपने इसको सेल किया 21,000 में क्रेडिट पे, तो इसका मतलब 21,000 आपने रिसीव करना है, और ये अकाउंट रिसीवेबल में नया हेड है, उसमें मैं इसको प्लस कर दूंगा। और 7,000 का इन दोनों का जो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है दैट इज अवर बिजनेस प्रॉफिट। ये 7,000 मेरा बिजनेस प्रॉफिट आ जाएगी। ठीक है जी, इसको इक्वल दोबारा मैं देखता भूल गया था, इसको लिख लेते हैं। अब जैसे ये ट्रांजेक्शन की, अब इसके बाद इसको भी सम कर लिया। जी अब टोटल करते हैं। कैश का बैलेंस अभी भी वही है 53,000। अब इन्वेंट्री मेरे पास रह गई है 31,000 की। इन्वेंट्री रह गई है 17,000। फर्नीचर मेरे पास 18,000। अकाउंट रिसीवेबल 21,000। अकाउंट्स पेएबल 28,000 और कैपिटल 81,000। ठीक है जी, ये ट्रांजैक्शंस आपके सामने आ गए। अब इसके बाद अगर इसको सम करो
तो ये टोटल मुझे नजर आ रहा है बाद में 109,000 और इसको टोटल करें तो 109। तो एक्सेल में अगर फार्मूला यूज करें जहाँ मिस्टेक तो हो नहीं सकती, बट एग्जामिनेशन पॉइंट व्यू से मैं आपको बता रहा हूँ कि हर ट्रांजैक्शन के बाद आपने टोटल चेक करना होता है। और ये याद रखिएगा एग्जामिनेशन में जो ट्रांजैक्शन आती है अकाउंटिंग इक्विजन की वो मैक्सिमम 5 to 6 होती है, ठीक है। तो इसलिए कोई इतना बड़ा मसला नहीं है कि बार बार हम टोटल कर रहे हैं, लेकिन ये जगह जगह जहाँ टोटल कर रहे हैं इसके साथ आप वर्ड जरूर ऐड करोगे बैलेंस, ठीक है। बैलेंस यानी ये बैलेंस कर रहा हूँ हर ट्रांजैक्शन। ये पहली दफा 2 ट्रांजैक्शन को टोटल करना होता है, उसके बाद फिर हर एक ट्रांजैक्शन को टोटल करना होता है। और ये जरूरी इसलिए है कि हर चीज के मार्क्स हैं, आपने लॉस नहीं करने फजूल में मार्क्स। अब यहाँ पे तो हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो ट्रांजैक्शन ज्यादा होगी उसमें हटने की, हमारी यहाँ पर जितने भी ट्रांजैक्शन हम कोशिश करेंगे मैक्सिमम ट्रांजैक्शन जो है वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके जी, अब आइएगा नंबर 7 ट्रांजैक्शन की तरफ। Old part of furniture was damaged and sold. Part of furniture costing rupees 6,000 was damaged and sold at rupees 4,500। ठीक है जी, अब बताइएगा अकाउंट हेड कौन से आएंगे जी? स्टूडेंट्स जाग रहे हो? फर्नीचर, जी फर्नीचर, कैश कैश एंड लॉस। एंड लॉस, ठीक हो गया। अच्छा, अब इससे पहले किसी स्टूडेंट ने बोलने की कोशिश की और सेल का वर्ड बोल दिया। अभी मैंने आपको बताया कि ना इसके अंदर अकाउंटिंग डिवीजन में परचेज यूज होगी ना सेल होगी, ठीक है। यहाँ पर 3 हेड हैं, बिल्कुल ठीक आपने बताया। वन इज अ फर्नीचर, ठीक है, फर्नीचर। सेकंड इज कैश। अब देखिए यहाँ कहीं नहीं लिखा हुआ, बट लिखा हुआ फॉर सोल्ड एट रुपीज 4500। 4500 में सेल हुआ है, किसको सेल किया है? नो मेंशन, नॉट मेंशन। मैंने आपको बताया था अगर किसी भी ट्रांजैक्शन में परचेज और सेल की ट्रांजैक्शन नेम नहीं गिवन होगा तो वो कैश ट्रांजैक्शन होती है। तो दूसरा हेड कैश आ गया। और तीसरा फिर आपका लॉस आ रहा है क्योंकि 6,000 का जो फर्नीचर है आप सेल कर रहे हो 4500 में। तो लिहाजा यहाँ ट्रांजैक्शन नंबर 7 में आते हैं। तो पहला हेड आपने कहा फर्नीचर, तो फर्नीचर में से मैं 6,000 माइनस कर देता हूँ, ठीक है जी। उसके बाद आपने सेल किया फर्नीचर को 4500 में, तो 4500 मेरे पास कैश आ गया, ठीक है। और उसके बाद 1500 का मेरा लॉस आ गया और लॉस कैपिटल में से माइनस करेंगे। हाँ, अब मैंने ये ट्रांजैक्शन तो कर दी, लेकिन मैं जैसे पहले कहा था कि मैं थोड़ी सी, अब आप कभी कभी मिस्टेक किया करता हूँ, तो मैंने खुद मिस्टेक की है लेकिन कोई नहीं बोला जब मैंने मिस्टेक की है। केयरफुली, इसका मतलब आप सो रहे हो क्लास में जी। क्या मिस्टेक की है मैंने? फर्नीचर माइनस नहीं